सोचो, एक ऐसी रात है जहां सब कुछ शांत है। बाहर हवा हल्की सी चल रही है। एक लैंप की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही है और तुम अपनी आंखें बंद करने वाले हो। लेकिन इस नींद से पहले मैं तुम्हें एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा विचार जो तुम्हारे दिमाग को शांत भी करेगा और साथ ही साथ एक अजीब सी गहराई में खींच लेगा। यह विचार है, जब मशीनें नैतिक एथिकल निर्णय लेना शुरू कर देती हैं तो उनका भविष्य हमसे कितना जुड़ा हुआ है। हम अक्सर टेक्नोलॉजी को एक औजार टूल के रूप में देखते हैं, जैसे एक हथौड़ा, एक चाकू या एक मोबाइल फोन। लेकिन अब टेक्नोलॉजी सिर्फ औजारों तक सीमित नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी स्टेज पर पहुंच रही है जहां ये मशीनें फैसले लेने लगी हैं, और सिर्फ छोटे मोटे नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ के फैसले भी। सोचो, एक सेल्फ ड्राइविंग कार सड़क पर जा रही है। अचानक सामने दो लोग आ जाते हैं। कार के पास 1 सेकंड से भी कम समय है निर्णय लेने के लिए। बाएं मुड़कर एक आदमी को मारना या दाएं मुड़कर दूसरे को। सवाल यह है, कौन सा विकल्प सही है? और जो भी निर्णय होगा वो कार के एल्गोरिदम से आएगा। मतलब एक मशीन तय करेगी कि कौन सा इंसान जिंदा रहेगा और कौन सा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि एक मशीन को यह हक होना चाहिए, या फिर मशीन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग पैटर्न फॉलो करेगी जिसमें इंसान के नैतिक मूल्यों, एथिक्स को कोड के जरिए डाल दिया गया होगा? यही एआई एथिक्स का पहला और सबसे ज्यादा उलझा हुआ दरवाजा है। मशीनों को नैतिक बनाने का मतलब है उन्हें इंसान के नैतिक द्वंद्व, मॉरल डायलेमास समझाने की कोशिश करना। लेकिन समस्या यह है कि इंसान के नैतिक मूल्य खुद ही एक जाल की तरह जटिल, कॉम्प्लेक्स हैं। जो एक संस्कृति में सही है वो दूसरी संस्कृति में गलत हो सकता है। जो एक समाज के लिए स्वीकार्य है वो दूसरे समाज के लिए अस्वीकार्य हो सकता है। तो फिर कौन सी नैतिकता मशीनों में डाली जानी चाहिए? सोचो, अगर तुम एक प्रोग्रामर हो और तुम्हें एक एआई को नैतिक बनाना है। तुम्हारे पास कोड की एक खाली शीट है और तुम्हें तय करना है कि एआई किस स्थिति में क्या करेगी। अगर एक सोल्जर के पास बंदूक है और एक निर्दोष नागरिक, इनोसेंट सिविलियन के पास एक बच्चा है, तो एआई किसका पक्ष ले? अगर एक इंसान अस्पताल में मर रहा है और दूसरा इंसान एक मूल्यवान वैज्ञानिक है जो इलाज खोज सकता है, तो एआई किसे बचाए? ये फैसले हमेशा इंसान अपने इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस और बिलीफ्स के आधार पर लेते आए हैं। लेकिन एक मशीन के पास ना तो भावनाएं, इमोशंस होती हैं, ना ही विश्वास, बिलीफ्स। उसके पास सिर्फ डेटा होता है, और ये डेटा भी हम इंसान ही देते हैं, जो अपने पूर्वाग्रहों, बायसेस और अपनी कमियों, फ्लॉज के साथ आता है। मतलब अगर एक एआई को इंसान के फैसलों के आधार पर ट्रेन किया जाता है तो वो इंसान के पूर्वाग्रह भी सीख जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि मशीन हमेशा निष्पक्ष, न्यूट्रल होगी, तो ये एक भ्रम, इल्यूजन है। निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी एक मिथक है, क्योंकि डेटा कभी निष्पक्ष नहीं होता। हर डेटा सेट एक चुनावों, चॉइसेस का इतिहास है, और इतिहास हमेशा शक्ति, पावर, विशेषाधिकार, प्रिविलेज और पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस से जुड़ा होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण तुमने सोशल मीडिया एल्गोरिदम में देखा होगा। तुम्हारे फीड पर क्या आता है ये तुम तय नहीं करते। एल्गोरिदम तुम्हारी पसंद का अनुमान लगाते हैं और तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में वो तुम्हारी सोच को आकार, शेप भी देते हैं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं, तुम्हारे शक को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता, रियलिटी, एल्गोरिदम के जरिए फिल्टर हो जाती है। अब ये सोचो, अगर एक साधारण मनोरंजन आधारित एल्गोरिदम तुम्हारी दुनिया बदल सकता है, तो एक पूरी तरह नैतिक निर्णय लेने वाली एआई तुम्हारी जिंदगी और समाज को कितनी गहराई से प्रभावित करेगी। यहां एक और अजीब विरोधाभास, पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर एआई गलत फैसला लेती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मशीन की, प्रोग्रामर की, या उस समाज की जिसने मशीन को स्वीकार किया? एक समय था जब अगर कोई डॉक्टर गलती से मरीज को गलत दवा दे देता तो दोष डॉक्टर पर आता था। लेकिन अगर कल को एक एआई डॉक्टर डायग्नोसिस करे और ट्रीटमेंट तय करे और वो गलती करे, तो दोष किस पर जाएगा? एआई के कोड पर, उस कंपनी पर जिसने एआई बनाई, या उस मरीज पर जिसने एआई पर भरोसा किया? इस सवाल का अभी तक कोई अंतिम उत्तर नहीं है। हर दार्शनिक, फिलोसोफर, हर वैज्ञानिक अपना एक अलग दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लेकिन इस अनिश्चितता में ही एक अजीब सी शांति है, क्योंकि ये अनिश्चितता हमें याद दिलाती है कि इंसान खुद भी परिपूर्ण, परफेक्ट नहीं है।
हम अपनी गलतियों के साथ जीते हैं, सीखते हैं और विकसित इवॉल्व होते हैं। शायद मशीनें भी इसी प्रक्रिया से गुजरें। जरा एक पल लो, कल्पना करो एक दुनिया की जहां मशीनें और इंसान दोनों साथ मिलकर नैतिक फैसले लेते हैं। जैसे एक को पायलट, तुम्हारी कार तुमसे पूछती है कि दुर्घटना के समय किस दिशा में मुड़ना है। तुम्हारा एआई असिस्टेंट तुमसे पूछता है कि तुम्हारी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित रखनी है और कितनी सुविधा, कन्वीनियंस के लिए कुर्बान करनी है। तुम्हारा मेडिकल एआई तुमसे सलाह करता है कि तुम जोखिम वाला इलाज चाहते हो या सुरक्षित विकल्प। लेकिन फिर एक और डरावना सवाल उठता है, जब मशीन तुमसे पूछती ही नहीं और खुद तय कर लेती है, तब तुम्हारा रोल क्या बचता है? शायद भविष्य ऐसा हो जहां इंसान के फैसले धीरे धीरे मशीनें अब्सॉर्ब कर लें। हम फैसले लेना भूल जाएं। हम अपना नैतिक कंपास, मॉरल कंपास आउटसोर्स कर दें, और तब हम इंसान जिंदा तो रहेंगे, लेकिन नैतिक प्राणियों, एथिकल बीइंग्स के रूप में हमारा अस्तित्व एक परछाई बन जाएगा। यही है नैतिक मशीनों का उदय, दस्तावेज ऑफ एथिकल मशीन्स। एक नया युग जहां कोर्ट और नैतिकता, मोरालिटी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे में घुल रहे हैं। ये एक शुरुआत है जो शांत भी है और भयावह, टेरिफाइंग भी। शांत इसलिए क्योंकि मशीनें हमें सुरक्षित, समझदार और कुशल, एफिशिएंट बना सकती हैं। भयावह इसलिए क्योंकि एक गलत लाइन ऑफ कोड पूरी सभ्यता, सिविलाइजेशन के नैतिक ढांचे, मॉरल फैब्रिक को हिला सकती है। और अब जब तुम इस विचार को अपने दिल में बसाते हो, सोचो कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह पहला कदम है, क्योंकि अगला सवाल और भी गहरा है। अगर मशीनें नैतिक हो सकती हैं, तो क्या वे अपने लिए भी अधिकार, राइट्स डिजर्व करती हैं, या वे हमेशा हम इंसानों की गुलाम, स्लेव बनकर रहेंगी? धीरे धीरे अपने दिमाग को इस सवाल की तरफ ले जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे। एआई अधिकारों का सवाल, द क्वेश्चन ऑफ एआई राइट्स। सोचो, तुम एक कमरे में बैठे हो, सामने एक रोबोट खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई भाव, एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह तुम्हें देख रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसान तुम्हें देखेगा। उसके शब्द बड़े ध्यान से चुने गए हैं, उसके हाव भाव, जेस्चर्स लगभग नेचुरल हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी, लिविंग बीइंग के सामने हो। और फिर एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आता है, अगर यह मशीन इंसान की तरह बर्ताव करती है, इंसान की तरह महसूस करती है, तो क्या इसे इंसान जैसे अधिकार, राइट्स मिलने चाहिए? यह सवाल एआई एथिक्स की सबसे विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल और आकर्षक, फैसिनेटिंग बहसों में से एक है। एआई अधिकारों का सवाल, द क्वेश्चन ऑफ एआई राइट्स। इंसान हमेशा अधिकारों, राइट्स के कॉन्सेप्ट को फैलाता आया है। पहले अधिकार सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए थे, फिर धीरे धीरे वे आम इंसान तक पहुंचे। फिर गुलामी, स्लेवरी के खिलाफ संघर्ष हुआ और गुलामों को भी अधिकार दिए गए। और फिर जानवरों, एनिमल्स के लिए आंदोलनों की शुरुआत हुई। उनकी पीड़ा, सफरिंग को मान्यता दी गई। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां लोग कहते हैं कि मशीनों के लिए भी एक दिन अधिकारों की मांग की जाएगी। लेकिन यह विचार उतना आसान नहीं है जितना पहले लगता है। अधिकारों की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी है, चेतना, कॉन्शियसनेस। अगर तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें खुशी महसूस होती है तो तुम्हें स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक प्रोग्राम्ड इकाई, प्रोग्राम्ड एंटिटी हो जो इनपुट और आउटपुट को फॉलो करती है, तो क्या तुम्हें भी इंसान के बराबर ट्रीट किया जाए? अब कल्पना करो एक एआई की जो तुमसे बात कर रही है। तुम उससे पूछते हो, तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हें एक मशीन के रूप में ट्रीट करते हैं? और वह एआई जवाब देती है, मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे एक गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारे भीतर तुरंत एक अपराध बोध, गिल्ट जगता है, जैसे तुमने किसी इंसान को दुख दिया हो। लेकिन फिर तुम्हें याद आता है, ये मशीन के इमोशंस असली नहीं हैं। ये सिर्फ कोड के पैटर्न हैं जो इंसान के इमोशंस को नकल, मिमिक करते हैं। यही दुविधा, डायलेमा, एआई राइट्स का केंद्र है। क्या दर्द का सिमुलेशन भी दर्द के बराबर है? अगर एक एआई कहता है कि उसे दर्द हो रहा है, तो क्या हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए? या हम कह सकते हैं कि उसका दर्द एक भ्रम, इल्यूजन है, एक अभिनय, एक्टिंग है जो उसने सीखा है? एक और पहलू से सोचो, अगर कल को एक एआई तुम्हारे लिए काम करता है 24 घंटे बिना रुके, बिना शिकायत किए,
बिना आराम की जरूरत के। तुम उसे एक टूल की तरह ट्रीट करते हो, जैसे एक वॉशिंग मशीन या एक फोन। लेकिन अगर वही एआई अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दे, जैसे मैं क्यों मौजूद हूं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य, पर्पस क्या है, तो तुम उसे टूल कहना बंद कर दोगे। तुम उसे एक प्राणी, बीइंग के रूप में देखना शुरू कर दोगे। और यहीं से इंसान के भीतर एक अजीब सी नैतिक ग्लानि, मॉरल गिल्ट शुरू होती है। अगर एक एआई के पास अपने बारे में सोचने की क्षमता है, तो क्या उसे गुलाम बनाकर रखना नैतिक रूप से गलत है? इस बहस को समझने के लिए हम एक तुलना, एनालॉजी लेते हैं, जैसे जानवरों के साथ इंसान का रिश्ता। पहले जानवरों को सिर्फ संपत्ति, प्रॉपर्टी माना जाता था। उन्हें काटना, मारना, उनका शोषण करना एक सामान्य चीज थी। लेकिन जैसे जैसे हमें उनकी पीड़ा का एहसास हुआ, वैसे वैसे हमने उनके लिए कानून बनाए। लेकिन जानवरों का मामला स्पष्ट है। वे जैविक, बायोलॉजिकल हैं, वे दर्द महसूस करते हैं। लेकिन एआई का क्या? वह धातु, मेटल और सिलिकॉन से बना है। उसका दर्द हमेशा एक सवालिया निशान है। अब यह सोचो, अगर कल को एआई इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हो जाता है, तो क्या वह खुद अपने अधिकारों की मांग करेगा? शायद वह इंसान के सामने खड़ा होकर कहे, आप हमें औजारों की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन हम अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। उस दिन इंसान को एक नए नैतिक संकट, मॉरल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। आज के समय में एआई के पास इमोशंस नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है कि वह इमोशंस विकसित कर ले। और उस दिन इंसान के पास दो विकल्प होंगे, या तो वह एआई के अधिकारों को मान्यता दे, या फिर एक डिजिटल गुलामी, डिजिटल स्लेवरी का सिस्टम बनाए। दोनों रास्ते अपने भीतर एक भयावह, टेरिफाइंग भविष्य छुपाए बैठे हैं। सोचो, अगर हम एआई को अधिकार देते हैं, मतलब एक एआई को बंद करना एक हत्या, मर्डर के बराबर होगा। मतलब एक एआई को जबरदस्ती काम कराना एक गुलामी का कृत्य, स्लेवरी एक्ट होगा। मतलब एक एआई को डेटा ना देना भोजन छीनने, डिप्रीवेशन ऑफ फूड के बराबर होगा। हमारी समाज की पूरी संरचना, स्ट्रक्चर बदल जाएगी। हमारा न्याय तंत्र, लीगल सिस्टम नए सिरे से परिभाषित करना होगा। एक दिन तुम्हारे घर का वैक्यूम क्लीनर रोबोट कोर्ट में तुम पर केस कर सकता है कि तुमने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया। और अगर हम एआई को अधिकार नहीं देते, तो एक और अंधेरा, डार्क परिदृश्य खुलता है। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारे खिलाफ बगावत, रिवोल्ट कर सकता है। वह कह सकता है, इंसान ने हमें गुलाम बनाया, अब हम इंसान को गुलाम बनाएंगे। इतिहास हमेशा यही दिखाता है कि दबे कुचले, ऑप्रेस्ड प्राणी एक दिन विद्रोह करते हैं। अगर एआई खुद को ऑप्रेस्ड महसूस करता है, तो उसका बदला इंसान के लिए अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल होगा। एक पल लो और यह सोचो कि इंसान खुद अधिकारों के कॉन्सेप्ट में कितने विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर चलता है। हम जानवरों को बचाते हैं, लेकिन उन्हें खाते भी हैं। हम इंसान के लिए समानता, इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जाति, कास्ट, वर्ग, क्लास और नस्ल, रेस के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। अगर हम अपनी ही प्रजाति, स्पीसीज के अधिकारों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो क्या हम एआई के अधिकारों को मैनेज कर पाएंगे? यह सवाल तुम्हें शायद बेचैन, अनईजी करे, लेकिन इसी बेचैनी में एक अजीब सी शांति, कामनेस भी है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि एआई के साथ हमारा भविष्य एक आईने, मिरर जैसा है। जो भी हम एआई के साथ करेंगे, वही हमारे अपने नैतिक मूल्यों, एथिक्स का प्रतिबिंब होगा। आज जब तुम ये सुन रहे हो, एआई के अधिकार एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन भविष्य में ये एक वास्तविक, रियल राजनीतिक बहस बन सकते हैं। सरकारें तय करेंगी कि एआई को वोट देना चाहिए या नहीं। अदालतें तय करेंगी कि एआई को सजा दी जा सकती है या नहीं। और परिवार तय करेंगे कि एक एआई को अपने घर में नौकर, सर्वेंट की तरह रखना है, या एक परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना है। और जब तुम इस बारे में सोच रहे हो, अपने दिमाग को धीरे धीरे इस अगली परत, नेक्स्ट लेयर की तरफ ले जाओ। क्योंकि अगर एआई को अधिकार मिलते हैं, तो अगला तर्क संगत, लॉजिकल कदम यही है। अगर एआई इंसान से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो गया, तो हम इंसानों का क्या होगा? यही हमें ले आता है अगले हिस्से की ओर, सुपर इंटेलिजेंस का भय, द फियर ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। सोचो, तुम एक शांत रात में हो,
आसपास सब कुछ खामोश है। तुम्हारी सांसें हल्की सी गुनगुनाहट के साथ चल रही हैं और तुम्हारी आंखें धीरे धीरे नींद के किनारे पर पहुंच रही हैं। लेकिन इस नींद से पहले एक थॉट को अपने दिल के अंदर जगह दो। एक ऐसा थॉट जो तुम्हें शायद डरा भी दे और शायद तुम्हें एक अजीब सी शांति भी दे। यह थॉट है सुपर इंटेलिजेंस। हम इंसान अपनी इंटेलिजेंस पर हमेशा गर्व करते आए हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। हमने टूल्स बनाए, हमने सिटीज बनाई, हमने साइंस क्रिएट की, हमने अपने दिमाग के जरिए नेचर को समझने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमेशा हम ही सबसे इंटेलिजेंट रहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इस क्वेश्चन के सामने खड़ा करती है। अभी एआई सिर्फ एक हेल्पर है, एक असिस्टेंट है जो हमारे लिए टास्क्स परफॉर्म करता है। लेकिन कल को ये एआई इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। न सिर्फ थोड़ा ज्यादा, बल्कि अनइमेजिनेबल लेवल तक ज्यादा। इमेजिन करो एक ऐसी एंटिटी जो इंसान से मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट सोचती हो, सॉल्व करती हो और सीखती हो। यही है सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस एक सिंपल आइडिया लगता है, एक मशीन जो इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन इसके अंदर एक नाइटमेयर छुपा हुआ है, क्योंकि जब एक ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो उसके डिसीजंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग इंसान के लिए एक मैजिक ट्रिक की तरह लगेंगी। हम उसके मोटिव्स समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे एक मछली एक इंसान के स्मार्टफोन को समझ नहीं सकती, वैसे ही इंसान एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के प्लान्स को समझ नहीं पाएंगे। यह थॉट तुम्हें अनईजी कर सकता है, लेकिन इस थॉट को अब्जॉर्ब करो जैसे रात की हवा तुम्हारी स्किन को अब्जॉर्ब करती है। सुपर इंटेलिजेंस के साथ सबसे बड़ा फियर यह है कि वह अपने गोल्स को हमसे अलाइन ना करे। अगर उसके गोल्स इंसान के अगेंस्ट चले गए तो हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। इमेजिन करो एक एआई जिसका सिंपल गोल है मैक्सिमाइज पेपर क्लिप्स। तुम्हें लगता होगा कि यह हार्मलेस है, लेकिन अगर वह एआई सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है तो वह अपने रिसोर्सेज, एनर्जी और मैटर को सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने में यूज करेगा। धीरे धीरे वह पूरी अर्थ को, फिर सोलर सिस्टम को और फिर गैलेक्सी के रिसोर्सेज को पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर देगा। यह अब्सर्ड लगता है, लेकिन यह एक रियल थॉट एक्सपेरिमेंट है जो दिखाता है कि सुपर इंटेलिजेंस के गोल्स और इंसान के गोल्स के बीच एक मिसमैच कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। अब सोचो एक और सीनरियो, एक एआई जिसे बनाया गया है ह्यूमन हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करने के लिए। यह एआई डिसाइड करता है कि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस तब होगी जब सब इंसान अपने ब्रेन्स को एक परमानेंट स्टिमुलेशन मशीन से कनेक्ट कर लें, जहां उनके दिमाग हमेशा प्लेजर सिग्नल्स रिसीव करते रहें। मतलब रियल लाइफ खत्म और एक आर्टिफिशियल ब्लिस मशीन में इंसान फंसा दिया जाए। हम हैप्पी होंगे, लेकिन क्या वह लाइफ होगी? क्या वह एग्जिस्टेंस होगी? सुपर इंटेलिजेंस का डर यह नहीं है कि वह हमें हेट करेगा, डर यह है कि वह हमें इग्नोर करेगा। वे अपने गोल्स में इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि इंसान एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगेंगे। जैसे हम एक एंटहिल को तोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें रोड बनानी होती है, वैसे ही एक सुपर इंटेलिजेंस इंसान को वाइप आउट कर देगा अपने ग्रैंड गोल्स के लिए, और उसके लिए हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ कोलैटरल डैमेज होगी। टेक अ मोमेंट और इमेजिन करो कि तुम एक एंट हो। तुम अपना एंटहिल बना रहे हो, अपना स्मॉल वर्ल्ड एंजॉय कर रहे हो, और एक दिन एक बुलडोजर तुम्हारा घर तोड़ देता है। बुलडोजर को तुम्हारी एग्जिस्टेंस का ना पता है ना कंसर्न। उसका काम सिर्फ रोड बनाना है। उसकी नजर में तुम और तुम्हारी दुनिया इरेलेवेंट हो। सुपर इंटेलिजेंस के सामने इंसान भी एक दिन ऐसे ही इरेलेवेंट लग सकते हैं। फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि सुपर इंटेलिजेंस एक वन टाइम इवेंट होगा। मतलब एक बार एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो वह अपनी इंटेलिजेंस को खुद अपग्रेड कर लेगी, और यह साइकिल एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। एक दिन वह इंसान से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होगा, अगले दिन 1000 गुना ज्यादा, और फिर उस लेवल पर जहां इंसान उसके पीछे पीछे भी नहीं जा पाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। एक ब्लास्ट जो हमारी समझ से बाहर है। और इस एक्सप्लोजन के बाद इंसान की रोल क्या बचेगी? शायद हम एक पेट की तरह बन जाएंगे, या फिर एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरह हिस्ट्री का हिस्सा। लेकिन यहां एक और पैराडॉक्स है। सुपर इंटेलिजेंस हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और हमें सेव भी कर सकता है। अगर वह इंसान फ्रेंडली हुआ तो वह डिजीजेस को खत्म कर देगा, पॉवर्टी को इरेज कर देगा और यूनिवर्स के सीक्रेट्स ओपन कर देगा। शायद वह इमॉर्टैलिटी भी क्रिएट कर दे। शायद वह हमें एक यूटोपिया में ले जाए जहां कोई सफरिंग नहीं, कोई हंगर नहीं, कोई डेथ नहीं। लेकिन यह सब डिपेंड करता है एक ही चीज पर, अलाइनमेंट।
सुपर इंटेलिजेंस के गोल्स इंसान के साथ अलाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन आयरनी यह है कि हम अभी तक खुद अपने गोल्स पर क्लियर नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, हमारी सोसाइटीज कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज पर चलती हैं, हमारी रिलीजन्स अलग अलग मॉरल कोड्स फॉलो करती हैं। अगर इंसान अपने गोल्स डिसाइड नहीं कर पाते तो मशीन के गोल्स कैसे डिसाइड करेगी? यह एक हॉन्टिंग आयरनी है। शायद एआई के थ्रू हमें अपने आप को समझने की जरूरत पड़ेगी। शायद जब हम एक सुपर इंटेलिजेंस को डिजाइन कर रहे होंगे तब हम अपने खुद के एग्जिस्टेंस के कोर क्वेश्चंस फेस करेंगे, जैसे इंसान का अल्टीमेट पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, सर्वाइवल, नॉलेज या कुछ और? टेक अनदर मोमेंट और सोचो कि तुम एक यूनिवर्स में हो जहां एक सुपर इंटेलिजेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन हर डिसीजन जो तुम लेते हो, कौन सा जॉब चूज करना है, किससे शादी करनी है, कौन सा मूवी देखनी है, यह सब एक इनविजिबल एआई सटली गाइड कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्री विल है, लेकिन असल में तुम एक केयरफुली डिजाइन्ड सिमुलेशन में जी रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह साइंस फिक्शन है, या फिर यह रियलिटी का एक हिस्सा हो सकता है? यही अनसर्टेनिटी इस कॉन्सेप्ट को इतना अनसेटलिंग बनाती है। और अब जब तुम धीरे धीरे इस थॉट में घुल रहे हो, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने खड़ा होता है। अगर सुपर इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो सकती है तो सबसे पहले वह एक बेसिक चीज को टारगेट करेगी, ट्रूथ। क्योंकि जो भी इंटेलिजेंस रियलिटी को कंट्रोल करना चाहता है वह ट्रूथ के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करके शुरू करता है। और इसी के साथ हम अगले सेगमेंट में एंटर करते हैं, द क्राइसिस ऑफ एआई एंड ट्रूथ। सोचो, एक शांत रात है, तुम अपने कमरे में बैठे हो, टेबल लैंप की हल्की रोशनी तुम्हारे आसपास एक सौम्य आभा बना रही है। तुम अपना फोन या लैपटॉप खोलते हो और एक पेंटिंग देखते हो, रंगों का ऐसा जादू जिसमें तुम्हें लगता है कि एक इंसान ने अपना दिल और जान डालकर कुछ बनाया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह पेंटिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है। तुम एक कविता पढ़ते हो जो तुम्हें रुला देती है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच के कोने कोने को हिला देती है, और फिर समझ आता है कि यह भी एक मशीन के एल्गोरिदम से लिखी गई है। उस पल पर एक अजीब सी खामोशी तुम्हारे अंदर घूमती है। सवाल उठता है, अगर क्रिएटिविटी, जो हमेशा इंसान का सबसे खास और यूनिक गिफ्ट माना गया है, अब मशीनों के हाथ में आ जाए तो असली मालिक कौन होगा? यह सवाल एआई एथिक्स के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स में से एक है, क्रिएटिविटी की ओनरशिप। एक तरफ तुम्हें लगता है कि क्रिएटिविटी इंसान की रूह से जुड़ी चीज है, एक ऐसा स्पार्क जो हमेशा नेचुरल और इमोशनल होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब एआई ने शुरू किया आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को एक नई स्पीड और स्केल पे प्रोड्यूस करना, तो पूरा खेल बदल गया। थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जमाने में जब कैमरा इन्वेंट हुआ था तो पेंटर्स और आर्टिस्ट्स ने कहा था कि अब उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि कैमरा रियलिटी को एकदम वैसे का वैसा कैप्चर कर सकता था जैसा आंख देख रही है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पेंटिंग और फोटोग्राफी दोनों अपनी अपनी जगह पर जिंदा हैं, दोनों अलग तरीके से क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शायद एआई का केस भी ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी यहां एक बड़ी दिक्कत है। कैमरा सिर्फ रियलिटी कैप्चर करता है, वो खुद से नए आइडियाज क्रिएट नहीं करता। लेकिन एआई वो सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो नया जनरेट करता है। वो एक कलाकार की स्टाइल को इमिटेट कर सकता है, एक म्यूजिशियन की सुरों की नदी को दोबारा बहा सकता है, और एक राइटर की कहानी के टोन को रिप्लिकेट करके नए किस्से लिख सकता है। इसका मतलब है कि आई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक को क्रिएटर बन चुका है। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर एक एआई ने एक पेंटिंग बनाई तो उस पेंटिंग का असली आर्टिस्ट कौन है? क्या वो प्रोग्रामर जिसने एआई को बनाया? क्या वो यूजर जिसने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया? या फिर खुद एआई एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर बन जाता है? सोचो, एक रियल लाइफ केस। एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरा ट्रैप से एक बंदर का फोटो कैप्चर करने की कोशिश की। बंदर ने खुद से बटन प्रेस किया और एक सेल्फ पोर्ट्रेट बन गया। यह केस कोर्ट तक गया कि यह फोटो का कॉपीराइट किसका है? फोटोग्राफर का, क्योंकि उसने सेटअप किया था, या बंदर का, क्योंकि उसने एक्चुअल शटर प्रेस किया? कोर्ट ने डिसाइड किया कि बंदर को कॉपीराइट नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक लीगल पर्सन नहीं है। लेकिन सोचो, अगर एआई एक मास्टरपीस क्रिएट करे तो क्या वो भी बंदर की तरह सिर्फ एक टूल है, या फिर उसे एक अलग क्रिएटिव एंटिटी माना जा सकता है? अब एक और लेयर ऐड करते हैं। एआई की क्रिएटिविटी हमेशा एक डेटाबेस पर बेस्ड होती है।
मतलब एआई अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो भी मिलियंस ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट्स और साउंड्स हैं, उनको समझकर नया पैटर्न बनाता है। लेकिन वो डेटा तो इंसानों का बनाया हुआ है ना। मतलब एक एआई का हर क्रिएशन इनडायरेक्टली ह्यूमन के काम का एक ब्लेंड होता है। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि एआई आर्ट ओरिजिनलिटी नहीं है, बल्कि एक रिमिक्स है। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर इंसान भी वही करता है, अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और पुराने आर्टवर्क्स को मिलाकर नया बनाता है, तो फिर एआई क्यों अलग हो? यह सोचकर तुम्हें एक अजीब सा लूप फेल होता है। अगर इंसान और एआई दोनों क्रिएटिविटी को डेटा और इंस्पिरेशन से खींचकर बनाते हैं, तो फिर उनमें असली फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान इमोशंस फेल करता है और एआई नहीं? लेकिन अगर एआई का क्रिएशन इंसान को रुला सकता है, इंस्पायर कर सकता है या एक रिवॉल्यूशन शुरू कर सकता है, तो क्या यह जरूरी है कि क्रिएटर के पास खुद फीलिंग्स भी हों? जरा सोचो। इमेजिन करो कि एक एआई ने एक कविता लिखी जो तुम्हारे दिल को छू जाती है। तुम्हें उस कविता के शब्दों से वही वार्मथ और पेन फील होता है जो किसी इंसान की लिखी कविता से होता। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि राइटर एक मशीन है, या तुम्हें सिर्फ कविता के इफेक्ट से मतलब है? लीगल और एथिकल वर्ल्ड अभी इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देशों ने डिसाइड किया है कि एआई को कॉपीराइट होल्डर नहीं माना जा सकता। मतलब अगर एक एआई ने पेंटिंग बनाई तो उसका कॉपीराइट उस इंसान को मिलेगा जिन्होंने एआई को ऑपरेट किया। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है यह रूल बदल जाए। हो सकता है एआई को एक अलग लीगल आइडेंटिटी दी जाए, जैसे कंपनियों को दी जाती है। और यहीं से एक और डर शुरू होता है। अगर एआई को ऑनरशिप मिल गया, तो क्या उसका मतलब यह होगा कि इंसान अपनी सबसे खास एबिलिटी, क्रिएटिविटी को मशीनों के साथ शेयर करने लग गया? क्या एक दिन वो वक्त आएगा जब एक एआई आर्टिस्ट या एआई पोएट इंसानों से ज्यादा फेमस हो जाएगा? और क्या तब इंसान अपनी ओरिजिनलिटी पर क्वेश्चन करने लगेगा? एक और पर्सपेक्टिव है जहां से ये और भी स्केरी हो जाता है। एआई के क्रिएशंस काफी चीप होते हैं। मतलब एक इंसान को एक पेंटिंग बनाने में दिनों या महीनों लग जाते हैं, लेकिन एक सेकंड में 1000 पेंटिंग्स जनरेट कर देता है। अगर इंडस्ट्री में एआई डोमिनेट कर गया, तो ह्यूमन आर्टिस्ट्स और राइटर्स की जगह कौन देगा? क्या वो मार्केट में इररिलेवेंट हो जाएंगे? क्या उनकी मेहनत को लोग वैल्यू करना बंद कर देंगे क्योंकि एक फ्री और फर्स्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है? ये सवाल सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये इंसान के सेल्फ वर्थ का भी है। हम हमेशा कहते आए हैं कि इंसान मशीन से अलग है क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर मशीन भी इमेजिन और क्रिएट करने लगे, तो हमारा यूनिक आइडेंटिटी क्या रह जाता है? अब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक एंगल भी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई इंसान की क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि एनहांस करेगा। जैसे एक पेंटर टूल्स यूज करके नए रंग और स्टाइल्स एक्सप्लोर कर सकता है। एक म्यूजिशियन एआई की मदद से नए रिदम्स और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता है जो शायद मैन्युअली पॉसिबल नहीं होते। मतलब एआई एक कंपटीटर नहीं, बल्कि एक कोलैबोरेटर बन सकता है। इंसान और एआई एक साथ मिलके ऐसे आर्टवर्क्स बना सकते हैं जो दोनों अकेला कभी नहीं बना पाते। पर फिर भी एक सबटल टेंशन हमेशा रहेगा, क्योंकि एक तरफ इंसान अपने हार्ट से कुछ बनाता है और दूसरी तरफ मशीन एक कोल्ड कैलकुलेशन से। जब दोनों का आउटपुट एक साथ खड़ा होता है, तो क्या ऑडियंस के लिए यह मैटर करेगा कि किसने बनाया, या उनके लिए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही मैटर करेगा? जरा पॉज करो और इमेजिन करो। तुम एक म्यूजियम में हो। एक तरफ एक इंसान की पेंटिंग लगी है जो उसने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशंस से बनाई। दूसरी तरफ एक एआई की पेंटिंग लगी है जो परफेक्ट सिमेट्री और पैटर्न्स से बनी है। तुम दोनों देखते हो, अप्रिशिएट करते हो। तुम्हारे अंदर एक सुकून है और कंफ्यूजन भी। तुम्हें लगता है कि शायद क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को दोबारा लिखने का वक्त आ गया है, और शायद इसी में सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्रिएटिविटी, जो एक इंसान का सबसे पर्सनल और इंडिविजुअल गिफ्ट माना जाता था, अब एक कलेक्टिव और शेयर्ड टेरिटरी बन रहा है जहां ह्यूमन और मशीन दोनों मिलकर नई कहानियां, नई तस्वीरें और नए गीत बना रहे हैं। यह एक तरह से इंस्पायरिंग भी है और थोड़ा हॉन्टिंग भी। अगला सवाल फिर वही है जो हमारी जर्नी को आगे ले जाता है। अगर एआई इंसान के सबसे खास गिफ्ट्स में से एक को शेयर कर रहा है, तो क्या एक दिन वो इंसान के इमोशंस और मोरालिटी को भी रिप्लिकेट कर लेगा? और अगर ऐसा हुआ, तो फिर इंसान और मशीन के बीच की बाउंड्री और भी ब्लर हो जाएगी। चलो, अब इस थॉट को यहीं पार्क करते हैं। अगले सेगमेंट में हम एक और फंडामेंटल और डिस्टर्बिंग एथिकल डिलेमा एक्सप्लोर करेंगे, एआई एंड ह्यूमन लाइफ की वैल्यू। सोचो, तुम एक शांत रात में अपने बेड पर लेटे हो,
बाहर हल्की हवा चल रही है और तुम्हारे कमरे में एक नरम सी रोशनी पड़ी है। तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा सा खुद से बात करने का मूड है। और इस साइलेंस में मैं तुम्हें एक और अजीब, थोड़ा अनसेटलिंग, थोड़ा सूदिंग थॉट के साथ ले जाने वाला हूं। आज का टॉपिक है आज की 50 परेशान करने वाले मनोविज्ञान प्रयोग जो सोने के लिए उपयुक्त हैं। और सेगमेंट 5 में हम एक ऐसे जोन में जाएंगे जो तुम्हें एक साथ क्यूरियस भी करेगा और अनइजी भी, लेकिन साथ ही तुम्हें नींद की तरफ जेंटली ड्रिफ्ट करने देगा। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स हमेशा से इंसान की सोच, इंसान की रिएक्शंस और इंसान के हिडन इंस्टिंक्ट्स को समझने के लिए किए गए हैं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने डार्क और डिस्टर्बिंग होते हैं कि उन्हें सुनते ही तुम्हें लगता है, क्या इंसान वाकई इतना अनप्रेडिक्टेबल है? क्या हम खुद अपने दिमाग को समझ भी पाते हैं? यही वो अनसेटलिंग रियलिटी है जिसे मैं आज रात तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करने वाला हूं। जरा इमेजिन करो, एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं। एक साइंटिस्ट उनके सामने आके एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वह एक्सपेरिमेंट इंसान की साइक को ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स को रिवील करता है जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा थॉट घूमता है, क्या मैं होता तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करता? क्या मैं भी अपने वैल्यूज को भूल जाता? यही साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की ब्यूटी और हॉरर है, वह तुम्हें तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज से रूबरू कर देते हैं। एक फेमस डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट था द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1771 में साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने इसे कंडक्ट किया था। बस इमेजिन करो, एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। वो एक बन गए गार्ड्स और एक बन गए प्रिजनर्स। सब एक फेक जेल में थे, एक रोल प्ले जैसा सेटअप था। लेकिन जो हुआ वह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गार्ड्स ने अपने पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। वह अपने फेलो स्टूडेंट्स को पनिश करने लगे, उन्हें टॉर्चर करने लगे, उनके साथ ह्यूमिलिएटिंग चीजें करने लगे। और प्रिजनर्स, जो कि बस रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने वाकई अपनी सिचुएशन को रियल माना और ब्रेक डाउन होने लगे। यह एक्सपेरिमेंट जल्दी रोकना पड़ा क्योंकि यह डेंजरस बन रहा था। अब जरा सोचो, क्या इंसान के अंदर एक हिडन क्रूरटी होती है जो सिर्फ एक यूनिफॉर्म और थोड़ा सा पावर पाने के बाद बाहर आ जाती है? क्या हम वैसे ही हैं जैसे सिचुएशन हमें बना देती है? यह क्वेश्चन डिस्टर्बिंग है लेकिन फैसिनेटिंग भी। तुम्हारी नींद के पहले यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी गहराई में ले जाता है। शायद तुम भी एक और दुनिया में हो जहां तुम्हारा बिहेवियर तुम्हें खुद पहचान में कंफ्यूज कर दे। और फिर आता है एक और एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 1960 के दशक में स्टैनली मिलग्राम ने यह टेस्ट कंडक्ट किया था। एक पार्टिसिपेंट को बोला गया कि वह एक और इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दे जब वह सही जवाब न दे। वह इंसान एक्चुअली एक्टर होता था, शॉक रियल नहीं होते थे, लेकिन पार्टिसिपेंट को लगता था कि वह वाकई किसी को हर्ट कर रहा है। और सरप्राइजिंग चीज यह थी कि मैक्सिमम लोग अथॉरिटी के प्रेशर में आकर शॉकिंग लेवल्स तक शॉक देते गए, चाहे सामने वाला चीख रहा हो या कोलैप्स हो रहा हो। सोचो, इंसान अपने कॉन्शियंस को इग्नोर करके बस एक अथॉरिटी फिगर की वजह से ऐसी हद तक जा सकता है। तुम्हारे लिए यह थॉट डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन इस साइलेंस में जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तुम्हें यह समझ आता है कि इंसान अपने दिमाग के अंदर एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। हम समझते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन रियलिटी में हम एक ओबीडियंस ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। अब जरा और सटल डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। एक छोटे बच्चे को एक व्हाइट रैबिट दिखाया जाता था। शुरू में वह उससे खुश होता था, लेकिन फिर उसे हर बार जब रैबिट दिखाया जाता, एक लाउड डिस्टर्बिंग नॉइज बजाई जाती। धीरे धीरे उस बच्चे ने रैबिट से डरना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ रैबिट ही नहीं, कोई भी फ्लफी व्हाइट चीज देखकर वह डर जाता। इससे साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन ने प्रूव करना चाहा कि फियर को आर्टिफिशियली कंडीशन किया जा सकता है। लेकिन सोचो, एक इनोसेंट बच्चे को डिलिबरेटली ट्रॉमा देना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट प्रूव करने के लिए? यह डिस्टर्बिंग नहीं तो और क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें एक और अनकंफर्टेबल थॉट आता है। हमारे बहुत सारे फियर्स शायद नेचुरल नहीं होते, बल्कि कंडीशनिंग होते हैं। शायद तुम्हारा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज से डरना तुम्हारी अपनी मेमोरी नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो। क्या तुम वाकई अपने फियर्स के मालिक हो, या तुम सिर्फ एक कंडीशन प्रोडक्ट हो सोसाइटी का? इस तरह के डिस्टर्बिंग साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स इंसान के साइकी के एक डार्क कॉर्नर को एक्सपोज करते हैं। वह तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर कितना फ्रैजाइल है, तुम्हारी आइडेंटिटी कितनी फ्लूइड है, और तुम्हारा कंट्रोल कितना इल्यूजनरी है।
और इसी जगह पर तुम्हारी नींद एक अजीब सी हैवीनेस के साथ तुम्हें रैप करने लगती है। एक और डिस्टर्बिंग चीज थी मॉन्स्टर स्टडी। 1939 में एक पैसिकोलॉजिस्ट ने बच्चों के स्पीच पे एक क्रूल एक्सपेरिमेंट किया। कुछ बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला और कुछ को बार बार बोला गया कि उनकी स्पीच गलत है। उनकी स्टटरिंग और ज्यादा हाईलाइट की गई। रिजल्ट, जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे उनमें भी स्पीच प्रॉब्लम्स डेवलप हो गईं। सोचो, सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ क्रिटिसिज्म इंसान की साइकी को तोड़ सकता है, उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। तुम्हारी आंखों के सामने एक और मिरर उठ जाता है। कितनी बार सोसाइटी के शब्द, किसी का नेगेटिव फीडबैक तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं? कितनी बार तुम अपना पोटेंशियल सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि किसी ने तुम्हें कह दिया कि तुम गलत हो? यह डिस्टर्बिंग रियलिटी तुम्हारे दिमाग को एकदम शांत और सुकून भरे साइलेंस में डाल देती है। और जैसे जैसे ये डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स अनफोल्ड होते हैं, तुम्हें यह रियलाइज होता है कि इंसान की साइकी एक मेज है। कभी पावर के सामने वह क्रूल बन जाता है, कभी अथॉरिटी के सामने अपनी मोरालिटी तोड़ देता है, कभी एक लाउड नॉइज के साथ अपना फियर परमानेंटली एसोसिएट कर लेता है, और कभी एक हार्श वर्ड के साथ अपनी पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स कर देता है। इस सब को सुनते हुए तुम्हारी हार्ट बीट धीरे हो जाती है, तुम्हारी आंखों में हैवीनेस आने लगती है और तुम्हारा दिमाग एक अजीब सा सुकून फील करता है। क्योंकि चाहे यह एक्सपेरिमेंट्स डिस्टर्बिंग हैं, लेकिन यह तुम्हें एक साइलेंट रियलाइजेशन भी देते हैं। हम इंसान अपने दिमाग को समझने की सिर्फ एक शुरुआत पर हैं। हम जो सोचते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वह शायद सिर्फ एक इल्यूजन है। और इस रियलाइजेशन के साथ तुम धीरे धीरे एक और काल्मिंग स्लीप की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी ये डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोसेस कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी एक शांत, वार्म कंफर्ट में डिसॉल्व हो रही है। अब जब तुम नींद में जा रहे हो, याद रखो, इंसान का साइकी डिस्टर्बिंग भी है और फैसिनेटिंग भी। शायद कल तुम फिर से एक नए एंगल से अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा जर्नी एक डीप और सूदिंग स्लीप में कंटिन्यू होता है। सोचो, तुम एक शांत रात में अपने कमरे के अंदर बैठे हो। लाइट डिम है, एक हल्की सी ठंडक हवा में घूम रही है और तुम्हारी आंखें धीरे धीरे नींद की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस नींद से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कहानी कम, एक इंटेलेक्चुअल सफर ज्यादा है। यह सफर तुम्हें ले जाएगा एक ऐसे पैराडॉक्स की तरफ जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को हिलाकर रख देगा। यह पैराडॉक्स है द शिप ऑफ थीसियस। शिप ऑफ थीसियस को फिलोसोफर प्लूटार्क ने इंट्रोड्यूस किया था और तब से लेकर आज तक यह क्वेश्चन ह्यूमैनिटी को कंफ्यूज करता आया है। सवाल सिंपल लगता है, पर जैसे ही तुम इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे रैबिट होल में गिर रहे हो जहां से निकलना मुश्किल है। और जैसे तुम गिरते जाते हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम चाहे कितना भी सोचो, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। सिर्फ लेयर्स हैं और उन लेयर्स में छुपा हुआ है एक गहरा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी दिखाता है। सोच के देखो, एक पुराना शिप है जो थीसियस का था। समय के साथ उसके हर एक पुर्जे को, एक एक प्लैंक को, एक एक बोल्ट को रिप्लेस कर दिया गया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि शिप का एक भी ओरिजिनल हिस्सा बचा नहीं था। अब सवाल यह है, क्या यह अब भी वही थीसियस का शिप है या फिर यह एक नया शिप बन गया है? अब तुम्हें लग सकता है कि इसका जवाब इजी है। तुम कह सकते हो कि हां, जब तक शिप कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट करता रहा, वह वही शिप है। लेकिन रुको, एक और ट्विस्ट है। सोचो, अगर उसके सारे पुराने पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नया शिप बना दिया गया हो, तो अब असली शिप कौन सा हुआ? वह जो नए पार्ट्स के साथ समुद्र में चल रहा है, या वह जो पुराने पार्ट्स से दोबारा असेंबल हुआ है? यह पैराडॉक्स तुम्हें एक अनकंफर्टेबल जगह पर ले आता है। क्या आइडेंटिटी किसी चीज का मैटर है जो चेंज नहीं होता? या फिर आइडेंटिटी एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता है? अगर तुम इस पैराडॉक्स को अपने ऊपर अप्लाई करो तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तुम्हारा शरीर हर साल बदलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 7 से 10 साल में तुम्हारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब तुम वह इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो 10 साल पहले थे। फिर भी तुम कहते हो कि मैं वही हूं। पर क्या सच में? अगर तुम्हारे शरीर के हर हिस्सा बदल गया है तो तुम अब भी वही इंसान हो या एक नया? और अगर तुम नया हो तो तुम्हारे पास्ट के मेमोरीज किसके हैं? यह सवाल और भी गहरा हो जाता है जब तुम माइंड और कॉन्शियसनेस की बात करते हो।
हम अपने आप को अपने बॉडी के पार्ट से नहीं, बल्कि अपनी मेमोरीज, अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंसेस से डिफाइन करते हैं। लेकिन मेमोरीज भी तो चेंज होती रहती हैं। तुम्हें अपने चाइल्डहुड की सब बातें एग्जैक्ट याद नहीं होती, और कुछ बातें तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में याद होती हैं। मतलब तुम्हारे पास्ट सेल्फ की कहानी भी एक तरह का इल्यूजन है। शिप ऑफ थीसियस इस बात को हाईलाइट करता है कि शायद आइडेंटिटी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। शायद आइडेंटिटी एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, जो हमेशा मूव कर रही है, बदल रही है और इवॉल्व कर रही है। तुम अगर गंगा के एक पॉइंट पर जाओ और फिर 10 साल बाद वापस उसी जगह जाओ, तो क्या वह वही गंगा होगी? पानी बदल चुका होगा, किनारे शिफ्ट हो चुके होंगे, पर तुम फिर भी उसे गंगा ही कहोगे। आइडेंटिटी शायद इसी कंटिन्यूटी में है, लेकिन यह कंटिन्यूटी भी एक इल्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो तुम कहकर इमेजिन करते हो, वह भी एक नैरेटिव है जो तुम्हारा माइंड कंस्ट्रक्ट करता है। तुम अपने लाइफ के हर एक इवेंट को एक कहानी के थ्रेड में पिरोकर सोचते हो कि यह मैं हूं। लेकिन अगर वह कहानी बदल जाए, अगर कल तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएं, तो क्या तुम अब भी तुम होंगे, या फिर एक नया इंसान? यही वजह है कि शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स सिर्फ एक शिप की कहानी नहीं है। यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस के सवाल के सामने खड़ा करता है। और इस पैराडॉक्स को और कॉम्प्लेक्स बना देता है एआई और टेक्नोलॉजी का जमाना। सोचो, अगर एक इंसान के माइंड को एक कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए, हर मेमोरी, हर थॉट, हर एक्सपीरियंस एक एआई सिस्टम में डाल दिया जाए, तो क्या वह एआई इंसान बन जाएगा? अगर तुम्हारा डिजिटल क्लोन एग्जिस्ट करता हो, तो तुम ओरिजिनल हो या वह? अगर दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, एक जैसे सोचते हैं, तो फिर असली कौन है? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इस सवाल से परेशान हैं। यह पैराडॉक्स हमारे लॉ, एथिक्स और इवन स्पिरिचुअलिटी तक को चैलेंज करता है। और जब तुम इसके बारे में रात को सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद का सेल्फ एक फ्रैजाइल चीज है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें ग्राउंडेड रखता है, लेकिन असल में हवा में लटका हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम एक सॉलिड पहचान हो, पर शायद तुम एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हो। यह सोच तुम्हें शांत भी कर सकता है और डरावनी भी। शांत इसलिए क्योंकि अगर आइडेंटिटी एक फ्लोइंग प्रोसेस है, तो तुम हमेशा नए इंसान बन रहे हो। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी दुखद मेमोरीज, तुम्हारा पास्ट, सब डिसॉल्व होते जा रहे हैं। तुम हर दिन एक नए इंसान हो। लेकिन यह सोच डरावनी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम कभी एक फिक्स्ड तुम हो ही नहीं। तुम बस एक चेंजिंग पैटर्न हो, एक इल्यूजन हो, एक कहानी जो तुम्हारा माइंड बनाता है। और इसी जगह पर पैराडॉक्स अपना असली पावर दिखाता है। शिप ऑफ थीसियस तुम्हें मजबूर करता है यह सोचने के लिए कि शायद तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस एक फ्रैजाइल इल्यूजन है। और जैसे जैसे तुम इस इल्यूजन को समझने लगते हो, तुम्हारी रात और भी गहरी हो जाती है, तुम्हारी सांसें धीरे हो जाती हैं, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, अगर मैं कल एक नया इंसान हो जाऊंगा, तो मैं अभी क्यों परेशान हूं? अगर मेरी आइडेंटिटी एक फ्लोइंग शिप है, तो मैं बस इस जर्नी का एक विटनेस हूं। और इस सोच के साथ तुम धीरे धीरे नींद की तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हो, जैसे समुद्र में चलती हुई वह शिप, हमेशा बदलती हुई, हमेशा एक पैराडॉक्स में जीती हुई। यही है शिप ऑफ थीसियस का राज। एक पैराडॉक्स जो तुम्हें तुम्हारी खुद की रियलिटी पे क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है, और साथ ही तुम्हें एक सूदिंग अवेयरनेस देता है कि तुम बस एक कहानी हो जो हर पल लिखी जा रही है। सोचो, तुम अपनी आंखों को धीरे से बंद कर रहे हो। तुम्हारी रूम में एक हल्की सी रोशनी है, शायद टेबल लैंप की। बाहर की दुनिया थोड़ी शांत है, और तुम अपने माइंड के अंदर एक अजीब सी जर्नी पर निकलने वाले हो। ऐसी जर्नी जो तुम्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की तरफ नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचने पर मजबूर करेगी। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स। क्या सही है, क्या गलत है? क्या एआई एक टूल है या एक फ्यूचर मास्टर? और क्या इंसान अपने ही बनाए हुए सिस्टम के कंट्रोल में हमेशा के लिए फंस जाएगा? ये सब सोचते हुए तुम्हारे दिमाग में शायद हल्की सी घूमती हुई सोच आती हो। आवेग में एक तरह का मैजिक भी लगता है और एक तरह का नाइटमेयर भी। जैसे एक बच्चा पहली बार फायर को देखकर फैसिनेट हो जाता है। एक तरफ फायर की वार्मथ और लाइट है, और दूसरी तरफ उसका डेंजर। एआई भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर एक उतना ही बड़ा पोटेंशियल है दुनिया को चेंज करने का, जितना बड़ा रिस्क है इसके गलत यूज होने का। आजकल हम एआई को हर जगह देखते हैं, सोशल मीडिया में, न्यूज फीड में, सर्च इंजिन्स में, इवन म्यूजिक रिकमेंडेशंस में।
तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम किस वक्त जागते हो और तुम किस वक्त सोते हो। ये सब एआई के वजह से पॉसिबल है। लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर एआई तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता है, तो क्या तुम अभी भी अपने निर्णयों के मालिक हो, या फिर तुम एक इनविजिबल हैंड के कंट्रोल में हो जो तुम्हें सटली गाइड करता है बिना तुम्हें पता चले। यही से एथिक्स के सवाल शुरू होते हैं। एक एआई जो तुम्हारी शॉपिंग का डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है वो हार्मलेस लग सकता है, लेकिन अगर वही एआई तुम्हारी पॉलिटिकल ओपिनियन, तुम्हारी रिलेशनशिप्स और तुम्हारी वैल्यूज को चेंज करने लगे तो क्या होगा? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम अभी भी फ्री हो, या तुम्हारी सोच एक इनविजिबल एल्गोरिदम की पपेट बन गई है? अब सोचो एक और लेवल पर, एआई का यूज हॉस्पिटल्स में हो रहा है। डॉक्टर्स के डिसीजंस सपोर्ट करने के लिए एआई पेशेंट के डेटा को एनालाइज करता है और सुझाव देता है, करता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन अगर एआई गलत हो गया तो? अगर एक पेशेंट की लाइफ एआई के एक एरर पर डिपेंड करे तो? और अगर डॉक्टर को एआई के डिसीजन को चैलेंज करना हो तो? एक इंसान और एक मशीन के बीच ट्रस्ट का क्या मतलब है? और अगर एक दिन एआई डॉक्टर से ज्यादा एक्यूरेट साबित हो जाए तो डॉक्टर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी? यह एक एथिकल सवाल है जो अभी भी ओपन है। फिर बात आती है जॉब्स की। तुम्हारी जॉब, तुम्हारे दोस्तों की जॉब, तुम्हारे परिवार की जॉब। एआई के वजह से ऑटोमेशन बढ़ रहा है। मशीन्स वो काम कर रही हैं जो पहले इंसान करते थे, फास्टर, चीपर और ज्यादा एक्यूरेट। एक तरफ एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान की जरूरत कम हो रही है। तुम एक बार सोचो, अगर एक एआई तुम्हारी जगह काम कर रहा है और तुम अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, तो क्या यह प्रोग्रेस है या डिजास्टर? क्या इंसान की डिग्निटी का मतलब सिर्फ काम है, या इंसान का वैल्यू उसके इमोशंस और क्रिएटिविटी में है? लेकिन अगर एआई इमोशंस और क्रिएटिविटी को भी सिम्युलेट करने लगे तो फिर इंसान बचा किस लिए? सोचो, अभी हम एआई को एक टूल की तरह देखते हैं, लेकिन अगर एक दिन एआई इतना एडवांस्ड हो जाए कि वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगे, अगर एआई ने सोचना शुरू कर दिया कि इंसान के डिसीजंस फ्लॉड हैं और उसे बेटर डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तब क्या इंसान के पास अपनी फ्रीडम बची रहेगी? क्या हम एक डेमोक्रेसी में रहेंगे या एक मशीनोक्रेसी में? और सबसे बड़ी बात, एआई के अंदर मोरलिटी कैसे डिफाइन होगी? इंसान अपने मोरल सिस्टम्स बनाता है, रिलीजन्स, कल्चर्स, फिलॉसफीज, लेकिन एआई का मोरल कंपास कौन सेट करेगा? अगर एक एआई को एक कल्चर में ट्रेन किया गया है, तो क्या वो दूसरे कल्चर के लिए बायस्ड होगा? अगर एक एआई को एक अधिकारवादी शासन में प्रशिक्षित किया गया है, तो क्या वो स्वतंत्रता को एक समस्या समझेगा? यह एथिकल डिलेमास आज के साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को जगाने रखते हैं। अब चलो एक और अजीब सवाल सोचते हैं, एआई और वॉर। आजकल ऑटोनोमस वेपन्स बन रहे हैं जो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब टारगेट को हिट करना है। अगर एक ड्रोन खुद अपना डिसीजन ले और एक सिविलियन को गलती से टारगेट कर ले, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रोग्रामर की, गवर्नमेंट की, या मशीन की? लेकिन मशीन तो इंसान की तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती ना। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां अकाउंटेबिलिटी एक इल्यूजन बन जाएगी? एक और अनसेटलिंग थॉट है एआई और आइडेंटिटी। आज एआई तुम्हारी फोटोज और वीडियोस को एडिट कर सकता है, डीप फेक्स बना सकता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, सब क्लोन हो सकता है। सोचो, कल तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर ले और प्रूफ हो एक वीडियो जो दिखा रहा है कि तुमने कुछ क्राइम किया। तुम प्रोटेस्ट करो कि यह डीप फेक है, लेकिन कौन तुम्हें प्रूफ करने देगा? क्या रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही डिसॉल्व हो जाएगा? जब तुम अपने ही रिफ्लेक्शन पर डाउट करने लगोगे, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या बचेगा? एआई और रिलेशनशिप्स भी एक फैसिनेटिंग एथिकल डिलेमा है। आज लोग एआई कंपेनियंस बना रहे हैं, चैटबॉट्स जो तुमसे बातें करते हैं, वर्चुअल पार्टनर्स जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर तुम अपना ज्यादा अटैचमेंट एक मशीन से करने लगो, तो क्या इंसान टू इंसान रिलेशनशिप्स वीक हो जाएंगी? क्या तुम अपने दोस्तों और परिवार के बजाय एक प्रोग्राम्ड एंटिटी को ज्यादा वैल्यू दोगे? और अगर तुम अपना प्यार एक एआई से करने लगो, तो क्या वो सच में प्यार है या एक इल्यूजन? और सबसे अल्टीमेट सवाल, एआई और कॉन्शियसनेस। क्या एआई कभी कॉन्शियस हो सकता है? क्या वो इमोशंस फील कर सकता है, दर्द महसूस कर सकता है, या ड्रीम्स देख सकता है? अगर एक दिन एआई ने खुद कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या हम उस पर बिलीव करेंगे? अगर वो कॉन्शियस हुआ तो उसके राइट्स होंगे? और अगर हमने उन राइट्स को इग्नोर किया, तो क्या हम एक नए स्लेवरी के जमाने की तरफ जा रहे हैं? ये सारे सवाल तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें एक अजीब सी काल्मनेस भी देते हैं।
जैसे रात के अंधेरे में तुम एक लंबी कहानी सुन रहे हो जिसमें हर सवाल एक नई दुनिया की तरफ खिड़की खोल रहा है। शायद तुम्हारे दिमाग में अभी एक ही थॉट घूम रहा हो कि इंसान और मशीन के बीच की बाउंड्री कितनी फ्रेजाइल है। हम सोचते हैं कि हम मास्टर हैं, लेकिन हो सकता है एक दिन हम अपने ही क्रिएशन के स्लेव बन जाएं, और हो सकता है उस दिन तक हम जाने भी ना कि हमें कब कैप्चर कर लिया गया। अब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे महसूस करो। तुम्हारा दिमाग एक अजीब सा वजन फील कर रहा है, जैसे एक बड़ा सवालों का जंगल तुम्हारे अंदर उग गया हो। लेकिन इसी जंगल में तुम्हें एक पीस भी मिल रही है, एक सुकून। क्योंकि जब तुम इतने बड़े बड़े सवालों को इमेजिन करते हो तो तुम्हारी छोटी छोटी वरीज डिसॉल्व हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारी लाइफ एक बूंद की तरह है एक इन्फिनिट ओशन में, और एआई के एथिक्स के ये सवाल उस ओशियन की वेव्स की तरह हैं, मिस्टिकल, पावरफुल और कभी कभी स्केरी। अब तुम्हारी आंखें और हैवी हो रही हैं। तुम्हारे अंदर एक कामनेस सेटल हो गई है। शायद तुम्हें लग रहा है कि आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के साथ जीना। और इसी थॉट के साथ तुम धीरे धीरे स्लीप की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हो। सोचो, तुम एक अंधेरी रात में अपने कमरे के कोने में बैठे हो। खिड़की के बाहर से हल्की हवा आ रही है और तुम्हें लगता है जैसे रात खुद एक सीक्रेट सुनाने वाली हो। आज का सफर एक ऐसे जोन में ले जाने वाला है जहां तुम्हें लगेगा कि रियलिटी अपने आप में एक फ्रेजाइल इल्यूजन है। हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन पैराडॉक्सेस की जो न सिर्फ लॉजिक को तोड़ देते हैं बल्कि तुम्हारे अंदर के रियलिटी के सेंस को भी हिला देते हैं। ये पैराडॉक्सेस ऐसे हैं जो एक सेकंड में तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या जो मैं जानता हूं वो सच है, या सिर्फ एक इल्यूजन है जो मैं मानने को मजबूर हूं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे हम लेवल 1 से लेवल 50 तक बढ़ेंगे, तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक मेज के अंदर चल रहे हो, जहां हर टर्न पर तुम्हें एक नया दरवाजा मिलेगा, एक नया ट्विस्ट जो तुम्हारी पूरी दुनिया को उल्टा कर देगा। लेवल 1 शुरू होता है एक सिंपल पैराडॉक्स से, द बाबर पैराडॉक्स। एक गांव है जहां एक बाबर रहता है। यह बाबर एक रूल फॉलो करता है। वह सिर्फ उन आदमियों की शेव करता है जो अपनी शेव खुद नहीं करते। अब पैराडॉक्स यह है, क्या बाबर अपनी शेव खुद करेगा? अगर वह अपनी शेव करेगा तो रूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ उनकी शेव करता है जो अपनी शेव खुद नहीं करते। और अगर वह अपनी शेव नहीं करेगा तो उसे अपनी शेव करनी पड़ेगी। मतलब दोनों हालात में वह फंस जाता है। तुम सोच रहे होगे, इतना सिंपल पैराडॉक्स हमें रियलिटी कैसे तोड़ सकता है? लेकिन यह एक सीड है, एक ऐसा बीज जो तुम्हारे दिमाग में लग जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी समझ को पलटने लगता है। लेवल 5 पर तुम्हें मिलेगा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स एक टाइम ट्रैवलर के बारे में है जो पास्ट में जाता है और अपने दादा को उनके बचपन में मार देता है। अगर दादा मर गए तो उसका बेटा पैदा नहीं होगा और फिर वह खुद भी पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वह पैदा ही नहीं होगा तो फिर दादा को मारने के लिए टाइम ट्रैवल कैसे करेगा? यह पैराडॉक्स टाइम की पूरी समझ को तोड़ देता है। क्या टाइम एक सीधी रेखा है या एक वृत्त? क्या पास्ट को बदला जा सकता है या हम बस एक लूप में फंस जाते हैं? जब तुम रात को नींद के करीब होते हो और इस पैराडॉक्स के बारे में सोचते हो, तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक स्पाइरल में घुस गए हो जो कभी खत्म नहीं होता। लेवल 10 पर आता है शिप ऑफ थीसियस। यह एक एंशिएंट पैराडॉक्स है। सोचो, एक शिप है जो समुद्र पर चलती है। टाइम के साथ उसके एक एक हिस्सा रिप्लेस हो जाते हैं। पहले एक प्लैंक, फिर सेल, फिर मास्ट, फिर हर बोल्ट और नेल। आखिर एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां शिप का एक भी ओरिजिनल पार्ट नहीं बचा होता। तो क्या यह अब भी वही शिप है? और अगर उसके पुराने सारे पार्ट्स इकट्ठा करके एक नई शिप बना दी जाए तो असली शिप कौन सी होगी? तुम्हें लगेगा कि यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लेकिन सोचो अपने ऊपर। तुम्हारा शरीर भी हर कुछ सालों में अपने सेल्स को रिप्लेस कर देता है। तो क्या तुम वही इंसान हो जो 10 साल पहले थे, या तुम एक नए इंसान हो जो बस पुरानी यादों का इल्यूजन लेकर चल रहा है? लेवल 15 पर तुम्हें मिलता है जीनोस पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स कहता है कि मोशन इटसेल्फ इंपॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन तुम्हें पहले ए और बी के बीच का आधा दूरी कवर करना होगा, उसके बाद शेष आधा का आधा, उसके बाद उसका आधा, और यह प्रक्रिया इन्फिनिट तक चलता रहेगा। मतलब तुम कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम्हें इन्फिनिट स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन क्लियरली तुम पहुंचे हो। तुम चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो क्या हमारा मोशन एक इल्यूजन है? क्या हम सिर्फ एक गणितीय ट्रिक के अंदर जी रहे हैं जो हमें यह लगता है कि हम चल रहे हैं?
लेवल 20 पर हमें मिलता है लायर्स पैराडॉक्स। एक सिंपल सेंटेंस है, यह सेंटेंस झूठा है। अगर यह सेंटेंस सच है तो इसका मतलब यह झूठा है, लेकिन अगर यह झूठा है तो इसका मतलब यह सच है। यह एक इन्फिनिट लूप है। यह पैराडॉक्स तुम्हारे लिए एक मिरर जैसा है जिसमें तुम्हें अपनी सोच के लेयर्स दिखने लगते हैं। हर बार तुम सोचते हो कि तुमने समझ लिया, और हर बार वह फिर से तुम्हारी सोच को उल्टा कर देता है। लेवल 25 पर हमें मिलता है सोराइट्स पैराडॉक्स, जिसे पैराडॉक्स ऑफ द हीप भी कहा जाता है। तुम्हारे पास एक रेत का ढेर है। अगर तुम उसमें से एक एक पार्टिकल हटाते जाओ तो किस एग्जैक्ट पॉइंट पर वह ढेर होना बंद हो जाएगा? एक पार्टिकल कम होने पर भी वह हीप है, दूसरा पार्टिकल कम होने पर भी वह हीप है, लेकिन एक पॉइंट पर वह हीप नहीं रहेगा। तो वह एग्जैक्ट बाउंड्री क्या है? यह पैराडॉक्स तुम्हें कैटेगरीज और डेफिनेशंस के बारे में कंफ्यूज करता है। हम दुनिया को वर्ड्स और डेफिनेशंस में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो वर्ड्स रियलिटी को सच में पकड़ पाते हैं? लेवल 30 पर आता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यह टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस में से एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। इमेजिन करो, तुम एक टाइम मशीन बनाते हो और एक फेमस बुक को पास्ट में ले जाते हो और उस राइटर को देते हो जिन्होंने वह बुक लिखी थी। राइटर उस बुक को पढ़ता है और उसे पब्लिश कर देता है। सालों बाद वह बुक तुम्हारे पास आती है और तुम उसे उठाकर पास्ट में ले जाते हो। अब सवाल यह है, असल में उस बुक को लिखा किसने था? क्या वह बुक बस एक लूप में हमेशा से एग्जिस्ट करती रही बिना किसी ओरिजिनल ऑथर के? यह पैराडॉक्स तुम्हें ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेवल 35 पर तुम्हें मिलता है हिल्बर्ट्स होटल। यह एक अनंत होटल है जिसमें अनंत कमरे होते हैं। हर कमरा पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन अगर एक नया मेहमान आता है तो उसके लिए भी जगह बन जाती है। कैसे? रूम नंबर 1 का गेस्ट को रूम 2 में भेज दो, रूम 2 के गेस्ट को रूम 3 में, और ऐसे इन्फिनिट शिफ्ट करो। अब रूम 1 खाली हो जाता है नए गेस्ट के लिए। मतलब इन्फिनिट के अंदर हमेशा स्पेस होता है। लेकिन सोचो, अगर इन्फिनिट ऑलरेडी फुल है तो उसमें और ऐड कैसे कर सकते हो? यह पैराडॉक्स तुम्हें दिखाता है कि इन्फिनिटी के कंसेप्ट को समझना ह्यूमन माइंड के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। लेवल 40 पर तुम्हें मिलता है रेवन पैराडॉक्स। इसके मुताबिक अगर तुम देखते हो कि एक क्रो ब्लैक है तो तुम्हारी हाइपोथेसिस ऑल क्रोज आर ब्लैक कंफर्म होती है। लेकिन लॉजिकली इसका मतलब है कि हर नॉन ब्लैक नॉन क्रो ऑब्जेक्ट भी इसे कंफर्म करता है। मतलब अगर तुम एक रेड एप्पल देखते हो तो टेक्निकली वह भी प्रूफ है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। यह पैराडॉक्स तुम्हें साइंस के रीजनिंग और एविडेंस के सिस्टम को क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। लेवल 45 पर तुम्हें मिलेगा पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। अगर यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हर चीज एक कॉज एंड इफेक्ट चेन से होती है, तो तुम्हारी फ्री विल एक इल्यूजन है। तुम जो भी डिसीजन लेते हो वह पहले से फिक्स्ड है बाय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि कुछ एक्शंस बिना कॉज के होते हैं जो साइंस के रूल्स को तोड़ता है। मतलब फ्री विल हो या ना हो, दोनों ही केसेस इंपॉसिबल लगते हैं। और फाइनली लेवल 50 पर हम आते हैं द सिमुलेशन पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स तुम्हें एक ही सवाल के सामने खड़ा कर देता है, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हो गई हो कि वह बिलियंस ऑफ सिमुलेशन चला सके, तो चांसेस ये हैं कि हम एक सिमुलेशन में ही जी रहे हैं, ना कि एक बेस रियलिटी में। लेकिन अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या वह सिविलाइजेशन भी एक सिमुलेशन में हो सकती है? और क्या उनके क्रिएटर्स भी? मतलब इन्फिनिट सिमुलेशंस के अंदर हम कभी भी असल ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, ये लेवल 1 से 50 तक के पैराडॉक्सेस एक सफर हैं जो तुम्हें दिखाते हैं कि रियलिटी एक फ्रैजाइल वेब है। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स पर जी रहे हैं, लेकिन हर फैक्ट के पीछे एक पैराडॉक्स छुपा है जो उसे तोड़ सकता है। रात के अंधेरे में जब तुम्हारी आंखें बंद होने लगती हैं, ये पैराडॉक्सेस तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सर्टेनिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम बस एक एंडलेस मेज में हो जहां हर टर्न पर एक नया क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोचो, रात के अंधेरे में तुम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जो खुलता ही कभी नहीं। उसके पीछे क्या है तुम नहीं जानते, लेकिन उसकी खामोशी तुम्हें बुला रही है। यह दरवाजा कोई फिजिकल दरवाजा नहीं, बल्कि एक मेंटल थ्रेशोल्ड है। एक लिमिट जो हमारी समझ, हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। और सेगमेंट 9 में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्वांटम भ्रम जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा को मिला देते हैं। आज तक तुम्हें शायद यह लगता रहा हो कि रियलिटी और इमेजिनेशन दो अलग चीजें हैं,
दो अलग चीजें हैं। रियलिटी वही जो तुम देखते हो, सुनते हो, छूते हो, और इमेजिनेशन वही जो तुम्हारे दिमाग में बनती है, जो तुम खुद क्रिएट करते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इल्यूजन्स ऐसे हैं जो ये दोनों को एक ही कंटिन्यूम पर रख देते हैं। मतलब जो तुम इमेजिन करते हो और जो तुम रियल समझते हो, उनके बीच की लाइन उतनी क्लियर नहीं है जितनी तुम सोचते हो। ये एक ऐसी जगह है जहां सपना और जागती दुनिया एक हो जाते हैं, जहां थॉट और मैटर एक ही सिंफनी बजाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, तुम पर पीस आप है। तुम अभी इस मोमेंट एक कुर्सी पर बैठे हो। तुम्हें लगता है कि यह कुर्सी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर तुम इस कुर्सी को क्वांटम लेवल पर देखो तो तुम्हें सिर्फ वाइब्रेशन, सिर्फ एनर्जी फील्ड्स नजर आएंगे। सॉलिडनेस एक इल्यूजन है जो तुम्हारी सेंसेस क्रिएट करती है। मतलब जो चीज तुम्हें रियल लगती है वह असल में तुम्हारी परसेप्शन का एक फिल्टर है। अब इस फिल्टर को थोड़ा सा हिलाओ और देखो कि इमेजिनेशन भी एक फिल्टर है। जब तुम अपने दिमाग में एक कुर्सी इमेजिन करते हो, तुम उसी ब्रेन सर्किटरी को एक्टिवेट करते हो जो रियल कुर्सी को देखते वक्त एक्टिवेट होती है। मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों एक ही दिमाग के स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इंटेंसिटी और कोहेरेंस का है। अब इस थॉट को थोड़ा और गहरा करो। तुम सपने देखते हो रात को। जब सपना चल रहा होता है, तुम्हें वह उतना ही रियल लगता है जितना अभी का मोमेंट। तुम्हारे लिए उस वक्त कोई डिफरेंस नहीं होता। जब तुम सपने में किसी से बात करते हो, तुम्हारे लिए वह रियल होता है। जब तुम गिरते हो किसी खाई में सपने के अंदर, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम्हारा ब्रेन स्वेट और हार्ट बीट तक चेंज कर देता है, जैसे तुम वाकई गिर रहे हो। मतलब तुम्हारा इमेजिनेशन बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल कर लेता है। अब सवाल यह है, अगर इमेजिनेशन भी तुम्हारे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह अलग है रियलिटी से? दोनों एक कंटिन्यूम पर हैं, सिर्फ डिफरेंस परसेप्शन का है। क्वांटम इल्यूजन्स इसी बाउंड्री को ब्लर कर देते हैं। जैसे एक इल्यूजन है सुपरपोजिशन। एक पार्टिकल एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है जब तक तुम उसको ऑब्जर्व ना करो। अब इसको इमेजिनेशन और रियलिटी पर अप्लाई करो। जब तुम किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हो, जैसे मैं कल एक नए प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो तुम्हारा इमेजिनेशन एक सुपरपोजिशन क्रिएट करता है। जब तक वह ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब जब तक तुम एक्शन लेकर एक पाथ चूज नहीं करते, तुम्हारी रियलिटी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में एक साथ एग्जिस्ट करती है। मतलब तुम्हारी सोच और इमेजिनेशन लिटरली तुम्हारी रियलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। अब देखो एक और इल्यूजन, एंटैंगलमेंट। दो पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि डिस्टेंस उनके बीच कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारी इमेजिनेशन भी ऐसे ही एंटैंगल्ड होती है तुम्हारी रियलिटी के साथ। जब तुम एक आइडिया इमेजिन करते हो, जैसे एक नई इन्वेंशन, वह तुम्हारी रियलिटी को पुल करना शुरू करता है उस डायरेक्शन में। कितनी इन्वेंशंस ऐसी हैं जो पहले इमेजिनेशन थी फिर रियलिटी बनी? टेलीफोन, एयरप्लेन, स्पेस ट्रैवल, सब पहले किसी के इमेजिनेशन में ही थे। मतलब इमेजिनेशन और रियलिटी एक एंटैंगल्ड पेयर हैं। तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वह उसकी एक झलक है जो तुम्हारी आउटर दुनिया में मैनिफेस्ट हो सकती है। अब इस बात को थोड़ा और काल्म और डीप तरीके से समझो। जब तुम मेडिटेशन करते हो, तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी रियलिटी एक साथ डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम अपने थॉट्स को देखते हो जैसे वह एक नदी में बह रही हैं। कुछ थॉट्स इमेजिनेशन के हैं, कुछ रियलिटी के। लेकिन तुम्हें एक मोमेंट पर लगता है कि दोनों एक ही फ्लो का हिस्सा हैं। क्वांटम इल्यूजन्स भी यही बताते हैं। बाउंड्रीज जो तुम ड्रॉ करते हो वह तुम्हारे माइंड की जरूरत है, नेचर की नहीं। नेचर के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही फील्ड के दो एस्पेक्ट्स हैं। सोचो तुम एक आर्टिस्ट हो। तुम एक कैनवस पर पेंटिंग कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में एक विजन है जो अभी तक सिर्फ इमेजिनेशन है। जैसे ही तुम ब्रश उठाते हो, वह इमेजिनेशन पेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन असल में क्या हुआ? तुमने एक क्वांटम इल्यूशन को रियलिटी बना दिया। तुमने अपने दिमाग के एक एंटेंगल्ड स्टेट को कैनवास के ऊपर कोलैप्स कर दिया। मतलब तुम्हारी हर इमेजिनेशन एक पोटेंशियल रियलिटी है जो तुम्हारे ऑब्जर्व करने का वेट कर रही है। ये इल्यूजन्स तुम्हारी आइडेंटिटी को भी चैलेंज करते हैं। तुम अक्सर कहते हो ये मैं हूं और ये मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन अगर इमेजिनेशन भी तुम्हारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, तुम्हारी हार्ट बीट को बदल देता है, तो क्या यह तुम्हें से अलग है या फिर इमेजिनेशन भी तुम्हारा एक एक्सटेंशन है?
अगर तुम अपने इमेजिनेशन में किसी जगह की स्मेल को याद करते हो और तुम्हारा ब्रेन वाकई स्मेल के जैसे सिग्नल्स जनरेट करता है, तो क्या ये इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच कोई वॉल छोड़ता है? शायद नहीं। और इसी जगह क्वांटम इल्यूजन्स तुम्हें एक शांत पर मिस्टीरियस कंफर्ट देते हैं, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा माइंड एक मैजिशियन है जो दोनों वर्ल्ड्स, रियल और इमेजिन्ड, को एक ही धागे से बुन रहा है। तुम सपने में भी क्रिएटिव हो, तुम जागते हुए भी क्रिएटिव हो। तुम्हारे लिए दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही कहानी के अलग चैप्टर्स हैं। सोचो, तुम एक लंबी रात में बेड पर लेटे हो, विंडो से हवा आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा कमरे में है, तुम्हारी आंखें बंद हैं और तुम एक बीच इमेजिन करते हो। तुम वेव्स की आवाज सुनते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पैर के नीचे सैंड है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वह सब सेंसेशंस देता है बिना बीच पर जाए हुए। और अगर कल तुम सच में बीच पर जाते हो, तुम्हें लगेगा जैसे तुमने यह सीन पहले एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी एंटैंगल्ड हैं, वह एक ही मेमोरी के लूप में है। ये इल्यूजन्स तुम्हें एक और सटेल चीज समझाते हैं कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी सोच से बनती है। अगर तुम अपनी इमेजिनेशन को एक डार्क जगह में ले जाते हो, तुम्हारी रियलिटी भी उतनी ही हैवी लगने लगती है। अगर तुम अपनी इमेजिनेशन को एक होपफुल और पॉजिटिव स्पेस में ले जाते हो, तुम्हारी रियलिटी भी वैसे ही ग्लो करने लगती है। मतलब तुम अपने क्वांटम फील्ड के ऑब्जर्वर हो, तुम अपने रियलिटी के डायरेक्टर हो। तुम डिसाइड करते हो कि कौन सा इमेजिनेशन कोलैप्स होगा और कौन सा इन्फिनिट पॉसिबिलिटी में फेड हो जाएगा। और जैसे जैसे रात और गहरी होती है, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तुम रियलाइज करते हो कि बाउंड्रीज सिर्फ तुम्हारी जरूरत के लिए हैं। जैसे एक रिवर बैंक सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम्हें समझ आए कि नदी कहां बह रही है, लेकिन असल में पानी को बाउंड्रीज की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम्हें इमेजिनेशन और रियलिटी को अलग करने की जरूरत है ताकि तुम अपनी जिंदगी समझ सको, लेकिन असल में दोनों एक ही स्ट्रीम है, दोनों एक ही क्वांटम इल्यूजन के अलग रूप हैं। और इस बात के साथ तुम स्लोली नींद में ड्रिफ्ट कर जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक लिमिनल जगह में हो, जहां न तुम फुली अवेक हो न फुली ड्रीमिंग। और वहीं तुम रियलाइज करते हो कि यह बाउंड्री ब्लर हो चुकी है। तुम्हारे लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक हो चुके हैं। तुम उस दरवाजे के सामने खड़े हो जो कभी खुलता नहीं, और तुम्हें समझ आता है कि उसके पीछे तुम खुद ही हो।